ये दिखाना वास्तव में बहुत आसान है कि फिलिस्तीनी मृत्यु संस्कृति मौजूद है। यह फिलिस्तीनी समाज में हर जगह है। उनके मीडिया, उनकी शिक्षा, उनके नायक, आधिकारिक दस्तावेज और वे अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं, सब में यह झलकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे छुपाते हैं। इसके विपरीत वे इस पर गर्व करते हैं। वे इसे इज़राइल के खिलाफ एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उनका नारा है कि वे मृत्यु से उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम इजरायली जीवन से करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह फिलिस्तीनी समाज में एक मूलभूत मूल्य है। फिलिस्तीनी मृत्यु संस्कृति देखना बहुत स्पष्ट हो सकता है, लेकिन दो बड़ी समस्याएं हैं जो आप में से कुछ लोगों को इसे देखने और स्पष्ट बात को स्वीकार करने से रोकती हैं। पहली यह है कि पश्चिमी देशों में हम संस्कृति या अन्य संस्कृतियों शब्द को हमेशा कुछ सकारात्मक से जोड़ते हैं। यात्रा के विज्ञापन नई संस्कृतियों का अनुभव करने की बात करते हैं, जैसे कि नई संस्कृतियां हमेशा अच्छी ही होती हैं। लेकिन क्या वे सच में हमेशा अच्छी होती हैं? क्या आप किसी संस्कृति के कुछ पहलुओं को नापसंद कर सकते हैं या उनकी आलोचना कर सकते हैं? मुझे पूरी तरह यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। एक त्वरित उदाहरण, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आधिकारिक फिलिस्तीनी टीवी के क्लिप्स दिखाए थे जिनमें बताया गया था कि अपनी पत्नी को कैसे पीटा जाए। मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा। अगर आपके पास अपने प्रिय मूल्यों का कोई सेट नहीं है और आप यह नहीं मानते कि आपको अन्य संस्कृतियों की आलोचना करने का अधिकार है, तो आप महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? उस सोच के अनुसार आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि महिलाओं को उनके पतियों द्वारा पीटा जाए क्योंकि यह फिलिस्तीनी संस्कृति का हिस्सा लगता है। यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैं अन्य संस्कृतियों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर देता हूँ। मैं लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों में विश्वास करता हूँ। मेरे अनुसार ये साधारण और बुनियादी मूल्य हैं। अरब मुस्लिम दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, और फिलिस्तीनी भी उसमें शामिल हैं, ये मूल्य लगभग मौजूद ही नहीं हैं और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मैं उन्हें इसके लिए टोकूं। लोग अन्य संस्कृतियों की आलोचना इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें नस्लवादी कहे जाने का डर है, इतना डर कि वे इस जोखिम भरे क्षेत्र में कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करते। मुझे भी नस्लवादी कहा जाएगा उन लोगों द्वारा जिन्हें मेरी बातें पसंद नहीं हैं, लेकिन वे मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। तो आइए यहां स्पष्ट रहें। ये कहना कि सभी मुसलमान लोकतंत्र से नफरत करते हैं नस्लवाद है। ये कहना कि सभी मुस्लिम देश लोकतांत्रिक नहीं हैं एक तथ्य है। ये कहना कि कोई भी मुसलमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संभाल नहीं सकता नस्लवाद है। ये कहना कि मुस्लिम समाज में आप सरकार या भगवान की आलोचना नहीं कर सकते एक तथ्य है। ये कहना कि सभी मुस्लिम पुरुष महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं नस्लवाद है। यह कहना कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलते एक तथ्य है। सभी मुसलमान समलैंगिकों से नफरत नहीं करते, लेकिन क्या आप कतर, यमन या सऊदी अरब में एक लेस्बियन बनकर रहना चाहेंगी? मुझे नहीं लगता। तो पहली बाधा जो हमारे सामने है वह यह स्वीकार करना है कि अन्य संस्कृतियों की आलोचना करना आपको नस्लवादी नहीं बनाता। दूसरी बाधा पार करना और भी कठिन है क्योंकि यह हमारे सबसे बुनियादी मूल्यों के खिलाफ जाती है। यह इतनी मौलिक है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि दूसरे लोग इसके बारे में अलग सोच सकते हैं। पश्चिम में व्यक्ति का जीवन केंद्र में होता है। कल्पना करना कि कोई ऐसी संस्कृति है जो मृत्यु का महिमा मंडन करती है, मृत्यु को अपनाती है, मृत्यु चाहती है, यह असंभव सा लगता है। लेकिन आपका स्वागत है फिलिस्तीनी संस्कृति में। क्या आपने कभी ऐसी माँ देखी है जो अपने बच्चों की मृत्यु चाहती हो? लड़कियों और लड़कों की एक बड़ी संख्या। मतलब यह एक सुंदर जवाब था। एक सुंदर जवाब। हम इन बच्चों को बड़ी संख्या में जन्म देते हैं ताकि उन्हें मौत तक भी धकेल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे अगर वे सब भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं तो मैं संतुष्ट रहूंगा। ये है कि मेरे बच्चे जन्नत में हैं और मैं भी इंशाअल्लाह उनके पीछे जाऊंगा, अल्लाह ताला की मर्जी से। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ये क्लिप्स आधिकारिक फिलिस्तीनी टीवी से हैं और ये माताएं फिलिस्तीनी समाज में सामान्य मानी जाती हैं। समझना मुश्किल है, लेकिन न केवल उनके विचार मुख्यधारा में हैं, बल्कि इन माताओं की कोई आलोचना नहीं होती, बल्कि उन्हें एक सही, सच्चे और प्रशंसनीय सोच के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि शहीद के परिवार के लिए यह दुनिया में एक सम्मान का पदक है। इसके अलावा जो उसका स्थान आखिरत में है
हम इसे उसके परिवार के लिए दुनिया में एक सम्मान का पदक मानते हैं। वे सबसे सुंदर माताएं हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि विजय केवल बातों और नारों से नहीं बल्कि बहाए गए खून से मिलती है। और वे सबसे महान माताएं हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि धरती तभी आज़ाद होती है जब वह अपने बेटों के खून से सींची जाती है। मुझे यकीन है कि आपने कभी भी फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश या अमेरिकी टीवी पर ऐसा क्लिप नहीं देखा होगा। पश्चिमी मीडिया आपको ये चीज़ें कभी नहीं दिखाता क्योंकि यह फिलिस्तीनियों को पीड़ित के रूप में दिखाने वाली उनकी कहानी में फिट नहीं बैठती। पश्चिमी मीडिया के विपरीत मैं आखिरी आसान विकल्प चुनता हूं और सच में सुनता हूं कि फिलिस्तीनी क्या कह रहे हैं, और उनके आधिकारिक दस्तावेज इसकी शुरुआत के लिए बेहतरीन जगह है। हमास का संविधान, उनका संस्थापक दस्तावेज कहता है अल्लाह की खातिर मरना उनकी सबसे ऊंची इच्छा है। वे मौत को पसंद करते हैं। ये उतना ही सीधा है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, उन्हें उपदेश मत दीजिए, बल्कि जो वे कह रहे हैं उसका सम्मान कीजिए और उसे गंभीरता से लीजिए। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि कोई भी फिलिस्तीनी समाज कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उनके नेता याहिया सिनवार को देखिए। क्या आप जानते हैं कि उनका उपनाम क्या था? खान यूनिस का कसाई। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने फिलिस्तीनियों को मारा, कुछ को तो अपने ही हाथों से। जितने अधिक क्रूर आप होते हैं उतने ही अधिक आप शासन करने के योग्य माने जाते हैं और फिलिस्तीनी समाज में उतना ही अधिक सम्मानित होते हैं। याहिया सिनवार ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि फिलिस्तीनियों की मौत जरूरी होगी ताकि पश्चिम उन्हें पीड़ित के रूप में देखे। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इजराइल के उत्तरी शहर अक्को का एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम अल अजहर था, जिसका अर्थ है क्रूर। और याफा में एक मुस्लिम शासक था जिसे अबू नबूत के नाम से जाना जाता था। नबूत एक बड़ी लाठी होती है जिससे लोगों को मारा जाता है। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि मुस्लिम नेताओं के इतने हिंसक उपनाम होते हैं। यहूदी नेता रब्बी अक्सर उस किताब के नाम से जाने जाते हैं जो उन्होंने लिखी होती है। मैं कहूँगा कि यह एक दिलचस्प सांस्कृतिक अंतर है। आइए देखें कि इस मृत्यु संस्कृति को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कारकों में से एक क्या है। फिलिस्तीनी शैक्षिक प्रणाली। मैं खुशियों के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी नजर में तुम शहादत के लिए बने हो। हमारा हथियार हमारा इस्लाम है और हमारी पूंजी हमारे बच्चे हैं। तो बेटा, तुम शहादत के लिए बने हो। गवाही में हमारे पास विकल्प है। मैं अस्तित्व में था। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। युवा फिलिस्तीनी स्कूलों में यहूदियों से नफरत करना और मौत से प्यार करना सीख रहे हैं और इसके लिए आप ही पैसे दे रहे हैं। मैं पहले भी यह कह चुका हूं और फिर से कहूंगा, दुनिया में 2 शरणार्थी एजेंसियां हैं, एक पूरी दुनिया के शरणार्थियों के लिए और एक सबसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए, यानी फिलिस्तीनियों के लिए। उन्हें दुनिया के किसी भी अन्य समूह की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता मिलती है। लेकिन इस सारे संयुक्त राष्ट्र के पैसे के बावजूद वे तकनीक और बुनियादी ढांचा नहीं बनाते। वे सुरंगें और मिसाइलें बनाते हैं। इस सारे संयुक्त राष्ट्र के पैसे से वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को फंड करते हैं जो बच्चों को सिखाती है कि यहूदियों को मारते हुए मरना ही किसी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा काम है। ये सब स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से लिया गया है। ये दलाल मुगरबी हैं, एक प्रसिद्ध फिलिस्तीनी नायिका। उनके नाम पर सड़कों और स्कूलों के नाम रखे गए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से है। हमारे फिलिस्तीनी इतिहास में कई शहीदों के नाम भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि के लिए दी। उनमें से एक शहीद दलाल अल मुगरबी हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से चुनौती और वीरता की ऐसी तस्वीर बनाई जिसने उनकी याद को हमारे दिलों और दिमाग में अमर कर दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला? वह इजराइल पर अब तक के सबसे भयानक आतंकवादी हमले, तटीय सड़क नरसंहार की नेता थीं, जो 7 अक्टूबर तक सबसे बड़ा हमला था। 38 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल थे। तीसरी कक्षा में वे यह प्यारा सा गीत सीखते हैं। मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी रक्त की आहुति दूंगा ताकि सबसे पवित्र भूमि को सींच सकूं और मैं इजराइल को अपने देश से हटा दूंगा। आपके देश में तीसरी कक्षा के बच्चे क्या सीखते हैं? अब चलिए 5वीं कक्षा की ओर बढ़ते हैं, जहां छात्रों को मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ाया जाता है,
जिसकी शुरुआत प्रार्थना और माता पिता के प्रति सम्मान जैसे समझने योग्य उदाहरणों से होती है। हदीस में जिहाद को मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। 5वीं कक्षा के लिए एक और पाठ है, यह मरने और मारने के बारे में नहीं है बल्कि काफिरों के बारे में है, यानी यहूदियों और ईसाइयों के बारे में। इसमें कहा गया है कि भगवान काफिरों को उनके बालों से पकड़कर नर्क में घसीटेंगे, जो कि भगवान की ओर से सजा होगी। मैं आपको और भी कई उदाहरण दे सकता हूं। नीचे मैं 2 रिपोर्ट्स के लिंक दूंगा जिनमें दर्जनों उदाहरण हैं कि कैसे उनकी शिक्षा प्रणाली नफरत, हिंसा और मौत को बढ़ावा देती है। असल में यह वीडियो फिलिस्तीनियों की मृत्यु संस्कृति के बारे में नहीं है। उस हिस्से को साबित करना आसान है। मुश्किल हिस्सा यह है कि पश्चिमी देशों के लोग जो स्पष्ट सच्चाई को नकारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वे इसे देखें और समझें। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। मुझे ऐसे दस्तावेज दिखाइए जिनमें फिलिस्तीनी शांति और प्रेम की बात करते हो, न कि इस्लाम और मौत की। मुझे कोई ऐसा पाठ्य पुस्तक दिखाइए जिसमें यह बताया गया हो कि यहूदी और ईसाई शांति से एक साथ रहते हैं। कोशिश कीजिए कि मुझे गलत साबित कर सकें। काश आप ऐसा कर पाते, मैं सच में यही चाहता हूं। मैं पूरी तरह समझ सकता हूं उन लोगों को जो अपनी आंखें इस सच्चाई से बंद रखना चाहते हैं, क्योंकि यह एक डरावनी हकीकत है जिसे मैं दिखा रहा हूं और यह हमारे सभी बुनियादी पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ है। इससे कहीं आसान है कि आप दूसरी ओर देखें, इसे नजरअंदाज करें या मुझे झूठा कहें। और मुझे नहीं लगता कि यह एक वीडियो बहुत से दर्शकों की सोच बदल देगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर कहूंगा, हर कठिन सच्चाई की तरह इसे जितना जल्दी स्वीकार करें उतना ही बेहतर है। पश्चिम पर हमला यहूदियों पर हमले से शुरू होता है। ये नाजियों के साथ भी सच था, सोवियतों के साथ भी सच था और इस्लामवादियों के साथ भी सच है। जितनी जल्दी आप यह समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। कृपया इस वीडियो को साझा करें। मैंने एक्स ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है, तो कृपया वहां मेरी मदद करें और मुझे बढ़ने में सहयोग दें। लिंक नीचे दिया गया है। मैं हर महीने केवल कुछ ही लंबे वीडियो पोस्ट कर सकता हूं, लेकिन ब्राइट माइंड कम्युनिटी लगभग रोजाना महत्वपूर्ण चीजें साझा करती है, तो उनके साथ जुड़ने के बारे में सोचें। सारे लिंक नीचे दिए गए हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं। यल्ला बाय।